हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वांगशियान क्यूटी पाई। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वियिंग वांगजी को बुलाने गया था ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब वियिंग वांगजी के रूम में गया था तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो तभी वियिंग के साइड से मतलब जैसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, तो विंग जब उधर देखता है तो वो देखता है कि वांगजी टावल में था और मतलब वो नहा कर आया था। तो उसने बस अपने ऊपर टावल ही लपेट रखा था, उसने कुछ नहीं पहना था। तो जैसे ही वांगजी देखता है सामने विंग, और विंग तो चिल्ला पड़ता है और वो एकदम से पीछे मुड़ जाता है। वो कहता है आई एम सॉरी। तो वांगजी कहता है, वांगजी से देखता है और कहता है क्या तुम्हें शौक है मेरे रूम में आने का? हाँ, तुम जब देखो मेरे रूम में आ जाते हो। तो विंग कहता है कि वो आंटी ने बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए, मैं तो बस यही कहने आया था। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जैसे जाने लगता है, वो उसने अपने मतलब फेस पे भी हाथ रखा था। तो वो एकदम से मतलब दरवाजे से ही उसका सर लग जाता है। वो एकदम से आंखें खोलता है और कहता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये देखता है तो वो थोड़ा सा मतलब वो अपना हेड चेक करता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और फिर बस वो तैयार होने लगता है। विंग भी नीचे आ जाता है और तभी कुछ देर बाद वांग जी भी नीचे आ जाता है। तो विंग और वांग जी और लैन से चैन, मैडम लैन और लैन करेन सबके सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और न्यूसैन भी। विंग और न्यूसैन एक साथ बैठे हुए थे। तो जब वांग जी और लैन से चैन और लैन किरैन ब्रेकफास्ट को टेस्ट करते हैं, तो लैन किरैन कहते हैं कि लैनी तुमने आज तो तुमने खाना कुछ अलग नहीं बनाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज का नाश्ता। तो मैडम लैन कहती है कि आज मैंने नहीं, आज तो मेरे सन इन लॉ ने खाना बनाया है। और ये सुन के जो थे विंग और न्यूसैन के तो गले में ही खाना अटक जाता है। तो वो कहती हैं कि वो मेरा मतलब है कि न्यूसैन ने और विंग ने खाना बनाया है। तो फिर लैन से चैन भी स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ, आज का खाना बहुत टेस्टी है। वांग जी कुछ नहीं कहता। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो लैन वांग जी कहता है कि मॉम, वो आएगा तो आप उसका ध्यान रखना। तो मैडम लैन कहती है हाँ, मैं तो ध्यान रखूँगी ना, तुम ही हो जो उसे छोड़कर ऑफिस में लगे रहते हो, मैं तो उसका हमेशा ध्यान रखती हूँ। वो तुमसे कितना कहता है कि तुम उसके साथ कहीं घूमने जाओ, लेकिन तुम तो उसकी सुनते ही नहीं हो। तो वांग जी कहता है मोम, आप फिर से शुरू मत हो जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो विंग और न्यूसैन वहीं थे मैडम लैन के साथ ही। तो विंग पूछता है कि आखिर कौन है। तो मैडम लैन कहती है कि वो वांग जी का बेटा है। तो ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और वो लैन मतलब शॉक होकर मैडम लैन की तरफ ही देखने लगता है। वो उसे लगा नहीं था कि लैन वांग जी शादीशुदा है। तो वो कुछ नहीं कहता। फिर तो वो कहती हैं कि तुम लोग चलो मेरे साथ। तो मैडम लैन उनको लेके जाती है और उनसे बातें करने लगती है। फिर ऐसे ही हम कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, सुबह के करीब 10 बजे थे। तो तभी एक बच्चा जो कि चिल्लाता हुआ आ रहा था, ग्रैंड माँ ऐसे कहते हुए आ रहा था। और वो उसने अपना मतलब वो आ रहा था और वो स्कूल बैग मतलब उसके पीछे एक गार्ड आ रहा था जिसके हाथ में उसका स्कूल बैग था। वो लड़का करीबन 8 साल का था। वो आ रहा था और वो आता है और आते ही लैनी के गोद में चढ़ जाता है। वो जैसे मतलब लैनी ने जब देखा कि वो आ गया है, तो वो खड़े हो गई थी। वो जब भी आता है और लैनी की गोद में चढ़ जाता है, तो विंग और न्यूसैन भी वहीं थे। वो देख रहे थे कि इतना बड़ा बेटा लैन वैंग जी का। तो वो कहता है ग्रैंड मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने तो आपने मुझे मिस किया। तो मैम डमलैन कहती है शैतान, मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ही तो, मुझे तो नहीं लगता तुमने मुझे मिस किया। कैसे तुम कर रहे थे कि मुझे जाना है, याद है तुम्हें? मुझे छोड़कर चले गए थे तुम। तो वो कहता है ग्रैंड माम, आप तो जानते हैं ना, ट्रिप पे जाना तो मुझे डैड तो मुझे कहीं लेके नहीं जाते ना। तो वो कहती है हाँ चल, अब इमोशनल ड्रामा मत कर, चल बैठ। तो उसे बिठाती है और कहती है कि तू रुक, मैं तेरे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। तो वो कहता है, वो जब उसकी नज़र फिर तभी विंग और न्यूसेन पे जाती है, जो दोनों उसी देख रहे थे। तो वो कहता है ग्रैंड मॉम, ये दोनों कौन है? तो वो कहती है कि वो हाँ ये
ये तुम्हारे दोनों गगा हैं। ये जो है इनका नाम बीइंग है और इनका नाम नहीं हुसैन है। तो बीइंग कहता है वो कहता है ओह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है ग्रैंड मॉम। वो ये कहकर बीइंग के पास जाता है और कहता है कि आपके हेयर कितने लॉन्ग हैं, मैं भी इतने लॉन्ग हेयर रखूँगा। तो ग्रैंड मॉम और बीइंग हंसने लगते हैं। तो बीइंग कहता है कि अच्छा तो तो मेरे हेयर पसंद आए हैं। तो कहता है हाँ आप कितने ब्यूटीफुल हो, आपकी आईज कितनी ज़्यादा प्यारी हैं। और वो ये कहकर विंग के चिक्स पर अपने हाथ रख देता है और कहता है आपके चिक्स भी कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। और ये कहकर वो उसके चिक्स को पिंच कर देता है। तो विंग कहता है आउच। तो विंग कहता है अच्छा तुमने मुझे तो देख लिया पर तुमने अपना तो बताया नहीं, तुम कौन हो, तुम भी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये कहकर विंग उसके भी गालों को पिंच कर देता है। तो वो कहता है नहीं ना आप मेरे गाल ऐसे पिंच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो विंग कहता है अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये कहकर वो हंसने लगता है और वो कहता है हाँ लिटिल आयान को ये अच्छा नहीं लगता, उसके गाल दर्द करते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा। वो ये कहकर भी हंसने लगता है और आयान कहता है वैसे प्रीति गगा क्या आप यहीं पर रहोगे, आप मेरे पास ही रहोगे। तो बीइंग कहता है कि हाँ मैं यहीं पर रहूँगा तुम्हारे पास, तुम्हारी। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो न्यूज़ैन को भी देखता है और न्यूज़ैन के पास भी जाता है और कहता है ओह आप भी तो बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, आप दोनों कितने ज़्यादा प्रीटी हो। तो न्यूज़ैन कहता है ओह तुम भी बहुत प्रीटी हो। तो आयन कहता है नहीं नहीं मैं प्रीटी नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। तो न्यूज़ैन कहता है ओह नहीं नहीं तुम प्रीटी हो। तो वो कहता है नहीं ना मैं हैंडसम हूँ, आयन हैंडसम है अपने डैडा की तरह। तो वो कहता है ओ अपने डैडा की तरह कहाँ। तो वो ऐसे ही फिर बातें करने लगते हैं। वो बताती हैं कि ये आयुआन है वांग जी का बेटा। तो फिर ऐसे ही शाम के टाइम दिखाया जाता है जब वांग जी और लैन सिचेन दोनों ऑफिस से आ रहे थे, मतलब वो दरवाजे में ही थे, वो आ रहे थे। तो तभी वो डैडा डैडा कहते कहते वो भाग के जाता है और वांग जी की गोद में चढ़ जाता है। तो वांग जी कहता है कि आयुआन गिर जाओगे, तुम इतने इस तरह मत करा करो, तुमसे कहा है ना मैंने शरारती कम करा करो। तो कहते हैं डैडा डैडा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वो कहता है हाँ मैंने भी अपने आयुआन को बहुत मिस किया। तो वो कह रहा है बीइंग और हुसैन भी वहीं थे। तो लैन सिचेन कहता है और अच्छा और तुमने अपने दूसरे डैडा को मिस नहीं किया। तो आयुन कहता है हाँ मैंने अपने दूसरे डैडा को भी मिस किया है। तो वो ये कहता है और लैन सिचेन की गोद में चला जाता है। ऐसे ही फिर डिनर टाइम हो जाता है और वो लोग डिनर करते हैं। तो लैन सिचेन कहते हैं कि मतलब डिनर के बाद लैन सिचेन जब अपनी हुसैन अपने रूम में जाता तो उससे कहते कि उसका हाथ पकड़ लिया था और कह रहे थे कि मुझे तुमसे बात करनी है हुसैन। तो हुसैन फिर विंग की तरफ देखता है तो विंग उससे कहता है कि तुम बात करके आओ। वो ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। तो तो जो लैन सिचेन और न्यूसैन को लैन सिचेन अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि न्यूसैन मैंने तुमसे कल कुछ पूछा था। तो न्यूसैन कहता है कि क्या पूछा था आपने। तो लैन सिचेन कहते हैं कि तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था ना कि क्या तुम मतलब शादी के लिए क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो न्यूसैन कहता है "ओ, नहीं ऐसा नहीं है पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो वो कहते हैं न्यूसैन देखो मैं तुमसे बता रहा हूँ, मैंने मतलब लैन सिचेन ने न्यूसैन के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो उसके क्लोज थे। तो वो उससे कहते कि न्यूसैन मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फ़ायदा उठा के तुम्हें छोड़ दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो न्यूसैन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन। तो वो देख पा रहे थे कि न्यूसैन थोड़ी टेंशन में है। तो वो कहते हैं क्या हुआ क्या बात है। तो न्यूसैन कहता है कि वो वो तो लेंसटन कहते हैं कि तुम बता सकते हो न्यूसैन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो न्यूसैन फिर कहता है कि मुझे आपसे कुछ बताना है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम मतलब कहाँ से आए हैं, आपने पता तो करवाया ही होगा ना हमारे बारे में। तो लैंसटन कहता है कि मैंने तो पता नहीं करवाया लेकिन लान वांग जी है जो पता करवा रहा है, लेकिन मैंने उससे भी मना किया था कि कोई ज़रूरत नहीं पता कराने की। अब तुमने बताया था कि तुम वहाँ रहते थे, तुम सच ही बोल रहे होंगे ना। तो न्यूज़ैन कहता है कि हाँ लेकिन। तो न्यूज़ैन कह लैंस क्या कहते हैं क्या हुआ। उस मतलब अपने हाथों को लैंसजन के गालों पे रखते हो और कहते हैं क्या हुआ हुसैन, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो न्यूज़ैन
उन्हें देखता है और उसकी आंखों में, लेंस चैन की आंखों में उसे सिंसेरिटी, लव और मतलब दिख रहा था कि हाँ वो उसकी सच में केयर करते हैं और वो सच में उससे मतलब प्यार करते हैं, ये दिख रहा था उसकी आंखों में। तो न्यूसेन कहता है कि हाँ हाँ मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन तो लेंस चैन कहता है कि लेकिन, तो न्यूसेन कहता है कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कल क्यों? तो वो कहता है कि वो मैं अकेले नहीं बता सकता, मैं विंग और मैं हम दोनों आपको साथ में मिलके बताएंगे। तो तो लेंस कहते हैं विंग और तुम, अच्छा ठीक है। तो न्यूसेन कहता है तो फिर मैं जाऊँ? तो लेंस चैन न्यूसेन को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और उसकी मतलब उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को डाल लेते हैं और उसके क्लोज होकर उसके एयर में विस्पर करके कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या मुझसे डर लग रहा है जो तुम ऑफिस से जाने की बातें कर रहे हो? तो न्यूसेन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या नाम, थोड़ा सा हल्का सा घबरा जाता है और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो अपने हाथ दोनों उनके शोल्डर पे रख लेता है, उन्हें थोड़े पीछे करा था, लेकिन नैन्सी चैन तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे। तो न्यूज़ चैन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो लैंसिन चैन कहते हैं कि अच्छा ऐसा अगर कुछ नहीं है तो तुम मेरे साथ थोड़ी देर रुक तो सकते हो ना, मुझे तुमसे बातें करनी है। हाँ चलो शादी के बारे में नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो लेंस चैन कहते हैं कि मतलब न्यूज़ चैन कहता है कि हाँ वो भी जानना चाहता है उनके बारे में, लेंस चैन के बारे में। तो लेंस चैन बताते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है? तो कहता है कि हाँ वो ऑलमोस्ट ठीक ही हो चुका है, वो बस हल्का सा बस निशान सा ही है, वरना वो बिल्कुल ठीक हो गया है अब। तो लेंस चैन उसे लेते हैं, उसे पकड़ते हैं और मतलब बेड पे बिठाते हैं, मतलब पहले खुद बैठते हैं और फिर बेड पर बिठाते हैं, पर अपने क्लोज ही बिठाते हैं मतलब। तो न्यूज़ैन थोड़ा मतलब उसके कमर में हाथ डाल रखा था लेंस चैन ने और अपने नेक लेंस न्यूज़ैन के कंधे पर रखी हुई थी। तो और न्यूज़ैन बेड पर बैठा हुआ था। तो न्यूज़ैन कहता है कि आप कुछ बताने वाले थे? तो लेंस चैन कहते हैं कि हाँ न्यूज़ैन मैं बताना चाहता था कि देखो मैं कि मैंने तुम्हें तो बताया ही था कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैंने एक तरह से कहूँ तो मैंने बचपन से ही तुम्हारा इंतज़ार किया है अपनी मीट का। और तुम जानते हो ना कि मतलब मैं तुमसे शादी इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ बाहर ऐसे कि तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सनसेट होते हुए देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पल बिताना चाहता हूँ। न्यूज़ैन उनकी बातें सुन रहा था और उसे अच्छा लग रहा था और वो देख रहा था। लेंस चैन उसके क्लोज आ रहे मतलब अपनी अपने फेस को उसके नेक के साइड कर रहे थे और अपनी मतलब उसकी स्मेल लेने की कोशिश कर रहे थे। तो न्यूज़ैन जो था उसके मतलब लेंस चैन जो थे वो हल्के न्यूज़ैन के ऊपर को हो गए थे। तो न्यूज़ैन कहता है कि गगा ये, तो लेंस चैन कहते हैं मत रोको ना मुझे। तो लेंस चैन जब ये कहते हैं तो न्यूज़ैन कहता है पर गगा ये ठीक नहीं है। तो लेंस चैन कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी स्मेल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने ना देखो कॉलर लगाया हुआ है इसे हट। तो न्यूज़ैन कहता है वो इतना कह नहीं वाला था कुछ, तभी लेंस चैन जो थे उसके कॉलर को निकाल देते हैं। तो फिर उनको न्यूज़ैन की स्मेल आने लगती है और वो न्यूज़ैन की स्मेल लेने लगते हैं और उन्हें न्यूज़ैन की जैस्मिन की स्मेल काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वो उसकी नेक पर स्मेल ले ही रहे थे और अपने नोज़ को रब कर रहे थे। न्यूज़ैन भी फिर कुछ नहीं कह पाता और वो उनके कंधे पर मतलब उनके कंधों को टाइट करके पकड़ लेता है। न्यूज़ैन धीरे धीरे लेंस चैन धीरे धीरे न्यूज़ैन को बेड पर लिटा देते हैं और वो उसके ऊपर थे, मतलब उसके ऊपर लेटे हुए थे और उस एक हाथ उनका उस न्यूज़ैन की कमर में था और दूसरे हाथ से उन्होंने उसके मतलब गर्दन के साइड रख रखा था और दूसरी साइड से गर्दन की वो उसकी स्मेल ले रहे थे और उन्हें उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो दिन में जैसे काम में हेक्टिक थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और बहुत हेडिक था उन्हें, लेकिन अब वो सब कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे वो बहुत रिफ़्रेश फील कर रहे थे, टेंशन फ्री। तो लेंस चैन जो थे वो न्यूज़ैन को स्मेल करते करते रब करते करते उसकी नेक पर स्मॉल स्मॉल किसेस करने लगते हैं, वेट किसेस, और वो धीरे धीरे किसेस कर रहे थे उसकी नेक पर। तो न्यूज़ैन जो था वो भी थोड़ा वो हो गया था क्योंकि उसे भी लेंस चैन की स्मेल आ रही थी, क्योंकि लेंस चैन ने अपने फेरोमोन को मतलब उन्होंने कोई वो नहीं पहना हुआ था मतलब जिससे उनके सेंट कंट्रोल हो, सेंट ब्लॉकर उन्होंने नहीं लगाए हुए थे। तो
लैंसी चैन जो अपने सेंट को रिलीज़ कर रहे थे, तो लैंसी चैन की उसे हनी की स्मेल आ रही थी और उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो भी जैसे कि थोड़ा मदहोश सा होता जा रहा था। और लैंसी चैन जो न्यूसेन की नेक पर किसेस कर रहे थे, उसकी फिर वो धीरे धीरे उसकी जॉलाइन पे किसेस करते हैं। और वो लैंसी चैन जो थे न्यूसेन की कमर पे अपने हैंड को मतलब टच कर रहे थे। और वो जो थे धीरे धीरे अपना हैंड उसकी शर्ट के अंदर डाल देते हैं। न्यूसेन को उनका कोल्ड हाथ अपनी बॉडी पर फील होता है और वो फ्लिंच कर जाता है। और वो लैंसी चैन को हल्का सा पीछे करने की कोशिश करता है, पर लैंसी चैन जो वो तो जैसे कि खो ही गए थे, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। और वो धीरे धीरे उसके नेक से लेकर मतलब दूसरी साइड जाने लगे थे, वहाँ से किस कर रहे थे। और न्यूसेन की तो सांसें जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और लैंसी चैन उसका हैंड ऊपर जा ही जा रहा था। तभी जो थे उनके डोर पर नॉक होती है। तो तभी लैंसी चैन पहले तो एक नॉक शुरू में तो अपने होश में नहीं आते, पर न्यूसेन भी उन्हें पीछे कर रहा था। और तभी फिर दोबारा नॉक होती है, तभी लैंसी चैन को होश आता है और वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे थे। तो वो एकदम से बैठ जाते हैं और वो न्यूसेन को बिठाते हैं और उसे कहते हैं सॉरी न्यूसेन, वो मैं बहक गया, वो ये कहने लगते हैं। और न्यूसेन को सही से बिठाते हैं और उसके कपड़े ठीक करने लगते हैं। तो तभी फिर से नॉक होती है, तो वो न्यूसेन को सॉरी कहते हैं और वो जाते हैं। तो वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग कहता है कि न्यूसेन, वो न्यूसेन, तो न्यूसेन भी पीछे से आता है। तो वो देखते हैं और न्यूसेन वो कहता है कि वो तेरी क्या हुआ, तुम्हारी बात नहीं हुई क्या, ना काफ़ी नाइट हो चुकी है, अब सोना चाहिए। तो न्यूसेन जो था वो कहता है हाँ, वो एकदम कह के वो विंग के साथ चला जाता है। और लैंसी चैन जो थे वो अपने मतलब वहाँ अपने जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि वो कब न्यूसेन से शादी करेंगे और उसे अपने साथ लाएंगे, क्योंकि अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो न्यूसेन को बस पाना चाहते थे, क्योंकि वो उससे बहुत भले कुछ दिन में थे लेकिन वो उससे बहुत प्यार करते थे। तो तभी हमें दूसरी में बताया जाता है कि न्यूसेन और विंग जब जा रहे थे कमरे में पहुँचते हैं, तो न्यूसेन भी लेट जाता है विंग में। विंग न्यूसेन से कहता है क्या हुआ, तुम इतनी बातें कौन सी कर रहे थे जो इतना टाइम लग गया। तो न्यूसेन कहता है कि वो न्यूसेन शर्मा रहा था और कहता है नहीं कुछ नहीं, तो वो ऐसे ही कह के टालने की कोशिश करता। तभी विंग की नज़र जाती है न्यूसेन की नेक पर, वहाँ पर उसे कुछ लव बाइट दिख रहे थे। तो वो देखता है और वो एकदम से बैठ जाते हैं, कहता है न्यूसेन। तो न्यूसेन डर जाता है क्योंकि विंग ने एकदम से कहा था। तो न्यूसेन कहता है क्या हुआ वीगा। तो वो कहता है ये, वो अपना हाथ में न्यूसेन की नेक पर टच करता है और ये कहता है कि ये क्या है। तो न्यूसेन वो सोचता है, फिर वो उसे कहता है कि हाँ, वो उसे मतलब डिस्कस कर रहे थे और वो हल्का हल्का शक भी कर रहे थे जिस इंसान को शायद होंगे। तो वो देखता है और वो कहता है कि कुछ कुछ नहीं। तो विंग कहता है "हाँ, क्या कर रहे थे तुम दोनों, हाँ। तो विंग कहता है वो काका वो तो वो कहता है कि "निशन, तुम अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम शादी के बाद कर लेना ना, तुम अभी से ये सब तो काका मैंने कुछ नहीं किया, वो तो वही कहकर तो वो कहकर चुप हो जाए। तो वी हंसने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हें नोटिस नहीं करता। तो तुम ये बताओ कि कब शादी कर रहे हो फिर तुम। तो न्यूसेन कहता है विंगा तुम जानते हो ना, मैं तो वो कहता है क्या हुआ न्यूसेन, तुम अब क्या सोच रहे हो, क्या तुम ब्लेंस जैन को पसंद नहीं करते। तो वो कहता नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो लेन कहता है तो फिर तुम ऐसे आखिर क्यों मना कर रहे हो। तो लेंस वो कहता है अभी न्यूसेन कि मैं कोई भी चीज़ दूर से शुरुआत नहीं करना चाहता। अब आप ही बताइए, मुझे बताया था गगा ने कि वो जो थे वो जो इनके छोटे भाई लैन वांग जी हैं वो हमारे बारे में पता कर रहे हैं। और आप जानते हैं अगर वो हमारे बारे में पता करेंगे तो पता नहीं उन्हें क्या पता चलेगा। तो विंग ये सुनकर थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है वो कुछ नहीं कहता मतलब। तो फिर भी न्यूसेन कहता है कि तो मैंने उनसे कहा है कि मैं उन्हें कल सब बता दूंगा, मैंने यही सोचा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें और उन्हें सब सच बता दें। तो विंग कहता है पर तो न्यूसन कहता है कि हाँ हम जानते हैं, हमें भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन आप जानते हैं ना हम
अगर वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहेंगे तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहते होंगे तो फिर हम कहीं और देख हम फिर अपना कोई काम ढूंढ कर हम काम करके रहेंगे, हम ऐसे नहीं रह सकते ना फिर। तो विंग कहता है ठीक है। वही कहकर विंग भी पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि हाँ उसे सब बताना होगा। भले ही उसे सब नहीं पता, लेकिन जितना उसे पता है, जो उसके समझ में आया, उसे वो सब बताना होगा। तो विंग सोच रहा था, विंग जो था वो सोचते सोचते ही सो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज लैंसी जैन जो थे वो अपनी कंपनी पे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें जैन से बात करनी थी, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद वो जो थे वो न्यूज़ैन से और विंग से कहते हैं कि वो उनसे बात करना चाहते। तो न्यूज़ैन और विंग लैंसी जैन के कमरे में बैठे हुए थे और मतलब वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे और सामने ही सोफ़ा था, तो वहाँ पर लैंसी जैन बैठे हुए थे और वो दोनों को देख रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम बताओ क्या हुआ, तुम अब तो दोनों चुप क्यों हो। तो विंग कहता है कि गग्गा वो तो उनको मुझे पता नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको कैसे लगेगा, लेकिन मुझे आप हम दोनों आपको ये बताना चाहते हैं। तो लैंसी जैन कहते हैं कि हाँ बताओ। तो विंग कहता है कि गग्गा एक्चुअली बात ये है कि हमने जो आपको कहा था वो सच नहीं था। तो लैंसी जैन कहते हैं सच नहीं था मतलब किस बारे में कह रहे हो तुम। तो विंग कहता है कि वो हमने आपसे कहा था ना कि हम वहाँ पहाड़ी पर रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, हम वहाँ नहीं रहते। तो लैंसी जैन कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं रहते। तो ये जब वो सुनते हैं तो उन्हें याद आता है कि वांग जी ने उनसे कहा था कल ही कि उन्होंने उन दोनों के बारे में पता लगाया, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। जैसे कि वो दुनिया में यहाँ पर और वहाँ पहाड़ी पर भी कहीं पर भी मतलब उनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि वो वहाँ रहते थे या उनका नाम कुछ नहीं, कि जैसे वो वहाँ रहते नहीं थे, वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा था कि कोई और बात है, कहीं ये हमारी दुश्मन की ओर से तो नहीं है ना, राइवल कंपनी की तरफ से कि हमारी जासूसी करने आए हूँ। तो पर लैंसी जैन ने यकीन नहीं किया था कि हो सकता है मतलब कि सही से उसके डिटेक्टिव ने सही से पता ही ना लगाया हो। पर अब जब विंग कह रहा है तो उन्हें अपने भाई की बातें याद आ रही थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो क्या कहाँ से हो तुम। तो विंग कहता है कि गगा एक्चुअली हम इस टाइम से ही नहीं है। तो लैंसी जैन फिर से वो कहते हैं टाइम से मतलब। तो विंग कहते हैं कि गगा आप जानते हैं ना अभी 2024 है। तो लैंसी जैन कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ। तो अब हमें यहाँ पता चलता है मतलब हम अब पास्ट में जाएंगे कि आखिर वीइंग और न्यूज़ैन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि न्यूज़ैन शादी करने से हिचकिचा रहा है और वीइंग भी ये सोच रहा है कि पहले कि उसकी उम्र कैसे कम हुई। ये सब अब हम देखते हैं पास्ट में। तो हमें दिखाया जाता है एक घर जो कि छोटा सा ही घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वहाँ पर एक 17 साल का ओमेगा था जो कि रो रहा था और कह रहा था नहीं प्लीज़ मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो वीइंग था, तो वो कह रहा था कि नहीं आंटी प्लीज़ मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं कि देखो वीइंग तुम बचपन से हमारे यहाँ रहे हो और हमारा खर्चा बढ़ाने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है। अब अगर तुम हमारा कर्जा उतार ही दोगे तो इसमें बड़ी बात क्या है, और वो इतने अमीर लोग हैं तुम्हें अच्छे से ही रखेंगे और वैसे भी वो तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होने देंगे। तुम जानते हो ना हमारी सारी ज़मीनें उनके ही ऊपर उनके ही पास गिरवी रखी हुई हैं। अब हमारे यहाँ कुछ है भी नहीं। अब हम तुम्हारी बहन भी है उसकी भी शादी करनी है और तुम जानते हो तुम्हारा भाई भी है, तुम तो उन्हें अपनी भाई बहन मानते हो ना, तो क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हम ये तो है नहीं कि हम तुम्हारी ऐसी जगह शादी कर रहे हैं जहाँ अच्छा नहीं इतने बड़े ख़ानदान में इतने अमीर लोगों में तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम हमारे काम भी आ रहे हो। तुम कह रहे थे ना कि आंटी मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं कर सकते अब तुम ये अपने घर वालों को बचाने के लिए। उसने कुछ और थोड़ी बस तुमसे शादी करने के लिए तो कहा है उसने, वो तुम्हें उठा के तो लेके नहीं गया है ना, उसने तुम्हें बेइज्जत तो नहीं किया है ना। बाकायदा वो तुमसे शादी करके लेके जाना चाहता है, तो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। पर विंग जो चुप हो चुका था लेकिन वो रोए जा रहा था। तो अब विंग को ये सब कह कर के वो उसे शादी करनी ही होगी, वो चाहे या ना चाहे। बचपन से उन्होंने उसे पाला है, उसे इतना बड़ा किया है, तो उसके उनके एहसानों का वो इस तरह वो नहीं कर सकते, उन्हें सब कुछ चुकाना होगा। तो विंग जो था वो वहाँ पर ज़मीन पर मतलब बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या गया है। वो तो चुपचाप अच्छा खासा था। वो बचपन से ही मतलब जियान फेंगमियान उसे अडॉप्ट करके लाए थे अपने घर में। उससे शुरू में तो कोई भी प्यार नहीं करता था, लेकिन जो ये यानली थी वो उससे
मतलब छोटा भाई था तो उसे उस पर तरस आ ही जाता था, तो वो उससे बात करती थी और धीरे धीरे उसे उससे प्यार भी होने लगा कि हाँ वो छोटा भाई है। उसकी माँ उसे बुली करती है हर तरह से बच्चे को। वो विंग तो कुल 4 साल का ही था और जब भी उससे इतना काम घर का काम करवाने लगती थी तो उसे पढ़ने नहीं देती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी। तो इसीलिए वो उसे अपना भाई मानने लगी थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो एक ओमेगा था और यानली भी ओमेगा थी। तो उसे पता था कि वो बेचारा, यानली भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यानली भी बच्ची थी। यानली उस टाइम पे 8 साल की थी, तो वो उससे अपना भाई मानने लगी थी। लेकिन जियान चैन उससे अपना भाई नहीं मानता था। वो तो बस यही कहता था कि उनके घर में खर्चा बढ़ गया, क्योंकि इसकी माँ यही कहती रहती थी कि इसके आने से खर्चा बढ़ गया है, इसका खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ भी अगर होता था उसका इल्ज़ाम ये इसी पर लगा देती थी। तो लेकिन धीरे धीरे क्या, जियान चैन भी जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो बचपन में तो उसे बुली करता था, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे समझ में आने लगा कि हाँ किसी के करने से ऐसा कुछ नहीं है, उसके कहने से ये सब बीमारी या फिर कोई ग्लॉस होना या कुछ भी है तो नॉर्मली सबके घर में होता ही है। मतलब अगर विंग ना भी होता तो भी ये सब होता ही, क्योंकि वो समझदार होने लगा था। और बस ऐसे ही इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। मैडम यू उसे ताने देती थी और यानली उसे संभालती थी। कभी कभी तो विंग को कुछ खाने भी नहीं दिया जाता था और विंग से घर के सारे काम कराए जाते थे। बचपन से उसे काम करवाती थी मैडम यू, और अब तो वो घर के सारे टोटल काम करता था, यहाँ तक कि जंगल से लकड़ी भी वही लेकर आता था काटने के लिए। और ऐसे ही वो एक दिन आया था, जैसे ही जंगल से लकड़ी लेकर आया था तो उसने देखा था उसके घर में बहुत सारे आदमी हैं। तो वो जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि जान फहमियान और मैडम यू ज़मीन पर बैठे हुए हैं और एक आदमी जो कि वहीं पर उन एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उनके उसके हाथ में मतलब एक डंडा है और वो उनकी ओर देख रहा है। और जो वो हैं उनके चारों तरफ आदमी हैं, उनके पास भी डंडे ही हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो वो देख रहा है और उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जैसे उन मैडम यू और जान फहमियान क्यों मारा गया हो। तो मैडम यू और जान फहमियान कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो वो कहते हैं कि साइन करो इन पर, तुम्हारे पैसे बहुत हो गए, अब तुम्हारी ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो विंग जब देखता है तो वो कहता है आंटी अंकल, वो कहकर उनकी ओर जाता है और कहता है क्या वो आपको आप ठीक तो है ना। वो रोने लगता है और उनसे वो पूछने लगता है तभी। और इसी चक्कर में विंग की जो थी वो उसके फेस से उसकी वेल हट गई थी, क्योंकि उस टाइम पे सभी ओमेगा अगर घर से बाहर जाते थे तो वेल लगा कर जाते थे और घर में वो बिना वेल के रह सकते थे। लेकिन अगर कोई घर में आया है तो वो बाहर नहीं निकलते थे, अगर निकलते थे तो वेल लगा कर रखते थे अपने फेस पर। तो जब वो वहाँ आया था लकड़ी लेने के बाद, वो जब जैसे अपने अंकल आंटी के पास गया था तो उसकी वेल उससे के पास ऊपर से हट गई थी। तो मैडम यू और वो सब जान फहमियान से देखने लगते हैं और कहते हैं विंग तुम यहाँ बताओ, ये कहते हैं तो पर तब तक तो देर हो चुकी थी, क्योंकि वो देखते हैं कि जो वो आदमी था वो कोई और नहीं, वो बेंचाओ था। उस गांव के जो सबसे अमीर आदमी था, जो मतलब कह सकते हैं वहाँ का मुखिया भी था उस गांव का, पर वो सबसे अमीर था वहाँ पे। तो उसका बड़ा बेटा था वो, जिसका नाम वो था वेंचाओ था। तो वो जैसे ही विंग को देखता है वो उसकी ब्यूटी में जैसे कि खो जाता है। मतलब उसे वो पहली नज़र में ही उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि ये ओमेगा इतना ब्यूटीफुल, क्योंकि ऐसा नहीं है उसने ओमेगा नहीं देखे, उसने बहुत ओमेगा देखे थे, क्योंकि वो थोड़ा अय्याज किस्म का था। लेकिन उसने काफ़ी ओमेगा देखे थे, लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं था। उसने देखा वो बहुत ब्यूटीफुल था और वो कह रहा था अंकल आंटी ये क्या हुआ। तो वो जैसे वो वेंचाओ को देखता है और कहता है वो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्या आप क्यों मार रहे हैं। वो ये कहने लगा उससे वेंचाओ से विंग। तो वेंचाओ जैसे देखता है तो वो देखता है और वो कहता है कि जान फहमिया तुम्हें, चलो मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। और शाम को तुम आ जाना घर, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये तुम्हारी ज़मीन नहीं लूँगा, तुम्हें बता दूंगा तुम्हें किस तरीके से हमारे सारे पैसे वापस कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था वो क्या कहेगा। पर जैसे शाम में जान फहमियान गए थे और जब वो वापस घर आए तो विंग तो जैसे शौक हो चुका था, क्योंकि वेंचाओ ने कहा था कि वो जो ओमेगा है वो उससे शादी करना चाहता है, मतलब विंग से, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वो उससे शादी करना चाहता है और उसे अपनी वाइफ बनाकर वो यहाँ घर में रखेगा। और वो उनकी ज़मीन मतलब जितना भी उनका कर्जा हो चुका है उनके ऊपर वो सब माफ़ कर देगा। तो जान फहमियान कुछ नहीं कह सकते थे, उन्होंने कुछ वो कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने, क्योंकि
वो आए थे और वो यही कह रहे थे, मैडम यू से बताया था उन्होंने, तो मैडम यू तो राज़ी हो चुकी थी। जियान फिंगमियान थोड़ा टेंशन थे क्योंकि वो जानते थे वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो वो उनकी सारी ज़मीन चली जाएगी। पहले ही वो उन्होंने पैसा मतलब उधार ले रखा है इतना, वो पर खेती तो कर पा रहे हैं ना, अपनी ज़मीन पर रह काम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर अगर ज़मीन चली गई तो वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो कैसे अपने दूसरे मतलब यानली की शादी करेंगे और कैसे अपने बेटे को जांग चैंग को पढ़ाएंगे और कैसे वो करेंगे सब कुछ। पर वे जो थे उन्होंने ये सब जान फेंगमियान ने जो थे वो मतलब एक तरह से कहो तो वो मान ही गए थे कि हाँ वो विंग की शादी करा देंगे। और जब विंग को पता चला तो वो शॉक हो चुका था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वेन चाओ की ओमेगा की अभी अभी मौत हुई है। अभी उसे की मौत को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कम 3-4 महीने तो है उसकी ओमेगा की मौत को, और वो भी ओमेगा उसकी मेट थी जिससे उसकी मौत हुई है। और उसके 2 बच्चे भी हैं, जो कि उसका पहला बच्चा जो कि 10 साल का है और दूसरा बच्चा जो कि अभी 4 ही महीने का है। मतलब उसकी ओमेगा दूसरे बेबी को बर्थ देते टाइम मर गई थी। तो वो और वेंचाओ कोई छोटा नहीं है, वो पूरा 40 साल का आदमी है, तो भला उससे वो इसकी शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैडम यू ने कहा कि उसे करनी ही होगी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और बस ऐसे ही मतलब विंग की शादी वेंचाओ के साथ करा दी गई थी। और उसी दिन एक शादी और हुई थी उनके घर में। वैन चाओ का जो छोटा भाई था जिसका नाम वैंशु था, उसकी शादी हुई थी। वैंशु भी ज़्यादा वो नहीं था, वैंशु की भी उम्र उससे वैंशु की उम्र 35 साल थी। वैंशु भी ज़्यादा वो नहीं था। और उसकी शादी उसी गांव के एक ओमेगा जिसका नाम न्यू सैन था उससे हुई थी। उससे शादी इसलिए करा दी थी क्योंकि न्यू सैन भी उसने न्यू सैन को भी देखा था, न्यू सैन उसे पसंद आ गया था। और तब के वैंशु की तो पहली वाइफ थी, लेकिन वो उसे इतना मारता था कि उसकी वाइफ जो थी वो चरपाई पर ही लेटी रहती थी। मतलब वो उठकर चल फिर नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, वो बस ऐसे ही चरपाई पर लेटी रहती थी। वैंशु थोड़ा टॉक्सिक पर्सन था, वो बहुत ही ज़्यादा मारता था अगर उसे गुस्सा आ जाता था तो, कि सामने वाले के शरीर में जान ही ना बचे। और पहली वाइफ उसकी ऐसे ही पड़ी थी। तो उसने जब न्यू सैन को वो एक बार मार्केट गया था, तो न्यू सैन जो था वो थोड़ा चंचल किस्म का था, तो वो वहाँ पर अपने घर में बिना बताए वो मार्केट चला गया था कुछ सामान लेने। वो अपने घर का लाडला ओमेगा था, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ी ऐसे ही बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, तो उस न्यू सैन को वैंशु ने वहाँ देख लिया था। न्यू सैन ने भी वेल पहना हुआ था, लेकिन जब बच्चों के साथ खेल रहा था ना तो उसका वेल हट चुका था। तो जब न्यू सैन को वैंशु ने देखा तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो उसने उससे शादी करने को कहा था कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि न्यू सैन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो उस दिन न्यू सैन की भी शादी हो गई थी। न्यू सैन के घर वालों ने भी उसकी शादी कर दी थी कि इतने बड़े घर में जाएगा, उनका बेटा खुश रहेगा। भले ही ये सब पता था उन्हें कि उस पहली भी वाइफ है, लेकिन सबको ये नहीं पता था कि वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। बस ये पता था कि उसकी कुछ बीमारी है, कि वो शादी के कुछ टाइम बाद ही कि मतलब बीमारी की वजह से उसकी वाइफ चल नहीं फिर नहीं पाती, वो बच्चे पाई पर पड़ी रहती है, ऐसा पता था सबको। लेकिन किसी को वेंचू के बारे में नहीं पता था। वेंचाओ के बारे में तो सबको पता था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है वो, लेकिन वेंशु के बारे में किसी को ऐसा कुछ नहीं पता था, क्योंकि वेंशु ऐसा इंसान नहीं था कि वो मतलब हरुमे के साथ कुछ भी करता फिरे। लेकिन बस वही होता कि वो मारता पीटता था, लेकिन कि अगर उसकी मर्जी मुताबिक भी काम ना हो तो वो गुस्सा इतना हो जाता था कि वो सामने वाले को बहुत मारता था। वो गुंडा टाइप था, क्योंकि जो भी कोई ऐसा काम होता था कि उसके मतलब पंचायत होती थी, पंचायत का मुखिया बनने के लिए जो वोटिंग होती है, अगर उसमें कोई और खड़ा हो गया या किसी और ने या उनके घर में मतलब कोई भी अगर दिक्कत हो ना, तो मार पिटाई करना सब उसका ही काम था, मतलब गुंडे वाले काम। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे, उनका एक वो था अल्फा बेटा, वो नहीं चाहते थे कि वो उसे कुछ कर दे, क्योंकि वेंशु ऐसा इंसान था कि वो बहुत से जान से भी मार देता था, ये सबको पता था। तो इतने खौफनाक इंसान से कौन ही वो रहेगा। और वैसे भी न्यू सैन जो था वो उसके मदर का तो सगा था, मतलब उसके फादर जो थे वो सेकंड फादर थे। तो वो नहीं चाहते थे कि एक ओमेगा की वजह से उनके घर में ये सब कुछ हो, क्योंकि उसकी मदर मतलब जो उसके फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। और जो गगा थे वो भी उसके स्टेप ब्रदर थे, जिनका नाम नेमिंजू थे। तो हुसैन और नेमिंजू स्टेप ब्रदर भाई थे। तो जो वो थे वो अपने अल्फ़ाबेटे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देना चाहते थे उस मिस्टर नी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी थी, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने मना की तो वो उस ओमेगा को उठा कर भी लेकर जा सकता है, हो सकता है वो उसके अल्फ़ाबेटे को मार दे या कुछ भी कर सकता है वेंशु।
तो इसीलिए न्यूसैन की भी मर्जी नहीं थी, वो भी तमाम रो रहा था उस दिन जिस दिन उसकी शादी हुई थी। लेकिन अब इनकी किस्मत में तो यही था, उनकी शादी तो हो चुकी थी और वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। तो जब उनकी शादी होकर वो घर में आए थे तो मैडम, वो जो थी मैडम वैन, उन्होंने देखा था कि हाँ उनके घर में आए थे, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा नहीं था कि घर सजा हुआ हो या कुछ भी, जैसे शादी खुशी थी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा ही था कि जैसे कुछ भी नहीं है। बस शादी करके आए और उन्हें फिर उनके वेडिंग चैम्बर में भेज दिया गया। वहाँ पर बीइंग और न्यूसन दोनों डरे हुए बैठे थे और बहुत रो भी रहे थे, लेकिन जो वैन चाओ था और वैन सु था, उन दोनों ने उनके साथ फिजिकली मतलब उन्हें फोर्स किया और उन्हें वैन ने तो न्यूसैन को तमाम मारा भी। लेकिन अगली नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन न्यूसैन उठा, उससे बहुत ज़्यादा पेन था, उससे तो बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे उठना पड़ा और उसे मतलब मैडम वैन ने नौकर के द्वारा दवाई दिलाई उसे, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा जो है वो मारता पीटता है। और वे न्यूसैन को देखकर ये समझ ही गई थी कि इसकी मर्जी के खिलाफ ही शादी हुई है। मैडम वैन ने इसलिए उसके लिए दवाई ववाई भिजवाई थी नौकरों के हाथों। तो मैडम इसी तरह फिर उनके मतलब ज़िंदगी के दिन कट ही रहे थे। बीइंग जो वो था वैन चाओ, उसके एक अल्फ़ा बेटी थी और ओमेगा बेटा था। ओमेगा बेटी का नाम वैनिंग था और ओमेगा जो बेटी थी उसका नाम वैनचिंग था। वैनचिंग उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे लगता था कि क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसे लगता था कि ये इंसान ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में घुसा है और उसने उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश की है। क्योंकि वैन चाओ बार बार बीइंग को टच करता और उसे मतलब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता था, उसके क्लोज़ होता रहता था वो सबके सामने भी, मतलब कभी उसके गर्दन पे हाथ डाल के उसे पकड़ लेना, कभी उसके हाथ को पकड़ लेना, कभी उसकी कमर में हाथ डाल लेना, ये सब करता रहता था। तो वैनचिंग को इससे बहुत गुस्सा आता था और वो वीइंग को उल्टा सीधा कहती थी। वीइंग और न्यूसैन बिल्कुल उस घर में ऐसे हो गए थे जैसे सर्वेंट हो, क्योंकि घर का काम जैसे खाना पकाना, अब घर की अपन मतलब कमरों की, जैसे मैडम वैन हो गई और वैनसू, मतलब जो लोगों वैसे तो पूरा बहुत बड़ा घर था, लेकिन जो कमरों की मेन सफाई होती थी वो यही दोनों करते थे, खाना बनाना और भी काफ़ी कुछ। और वो छोटा सा बच्चा जो कि 4 महीने का था जिसका नाम वैनिंग था, उसके वो भी उसकी जिम्मेदारी भी वीइंग पे थी। वीइंग उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो भी एक ओमेगा था और वो छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। और वैनचिंग को बहुत गुस्सा आता था, वो वैनिंग से भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि ये आया है इसीलिए उसकी मॉम की डेथ हो गई है। लेकिन वैनचा उसे ये नहीं पता कि उसका बाप उसकी माँ को मारता है, उसे इतना कुछ आइडिया ही नहीं था वो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं थी, वो बच्ची थी, लेकिन वो एक अल्फ़ा थी, पर उसे इसीलिए भी इन पर गुस्सा आता था। वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी। ऐसे ही उनके वहाँ दिन कट रहे थे। धीरे धीरे दिन कटते कटते वो वैनचाओ जो था वो तो फिर मतलब उसने तो कुछ टाइम मतलब जान लोगों की प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दी थी और उसके लिए विंग के साथ वो कुछ टाइम ही उसे अब्यूज़ करता था, वरना फिर वो उससे मतलब जैसे 2-3 साल ही उसके साथ वो फिजिकल हुआ था। उसके बाद उसका इंटरेस्ट विंग पे से हट गया था, क्योंकि विंग अब पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा था, क्योंकि विंग जो था अब अपने ऊपर केयर करता ही नहीं था। वो कभी कि हाँ वो सजना संवरना या वैसे कपड़े, उसे कपड़े भी उसके बहुत पुराने हो गए थे, वो पुराने से कपड़े पहनता था और अपने कपड़े भी अच्छे से टाई नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अच्छे से तैयार होगा या तो वैनचाओ उसे उसकी मतलब उस पर अब्यूज़ करेगा और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये तो समझ गया था कि वो जब भी अच्छा दिखता है तभी वैनचाओ उससे ये कहता है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, वो यही कहता रहता था उससे। और अगर वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगा तो वैनचाओ उसके साथ क्लोज ना है, यही सोचता था। और वैसे भी वैनचाओ ने उसे बहुत मारा था, तो इसकी वजह से उसके फेस पर भी निशान थे, उसकी पूरी बॉडी पर ही निशान थे। और न्यूसैन के साथ भी था, लेकिन वैनसू जो था वो न्यूसैन को नहीं छोड़ता था। वो ज़्यादातर तो वैनसू बाहर रहता था, लेकिन जब भी आता था घर में रहता था तब न्यूसैन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती थी। न्यूसैन बहुत रोता था, वो अपने घर भी कहता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ तो बस एक ही बार आई थी, उसने बहुत कहा, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, कह दिया कि तुम मम्मी का हो तो तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा, ये अब तुम्हारा घर है, हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम इस घर के हो गए हो, अब तुम्हारा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है। और विंग के घर से तो जब से शादी हुई थी कोई आया नहीं था। विंग को और न्यूसैन को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। ऐसे ही उनकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। तो ऐसे ही उन्हें एक दिन खबर आती है कि वैनशु का और मतलब वैनचाओ का दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। वो जब आ रहे थे पहाड़ी के रास्ते से तो तूफान था, मतलब उस रात तो उनकी पहाड़ी से नीचे गिर गई है उनकी कार और उन दोनों की लाश मिली है। तो रात जब वो मतलब सुबह के टाइम में उन्हें पता चला था तो वो देखते हैं तो मैडम वैन जो थी वो बहुत रोती हैं, जो वैन रोहान था वो भी
मातम के जैसा वो था, लेकिन विंग और न्यूसेन को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जेल से आज़ाद से हो गए हों। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी अभी भी कोई सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि उसके मरने के बाद वो मैडम वेन जो थी, पहले तो वो कुछ ठीक रहते भी थे, लेकिन अब तो हर गलती का कि वो ये दोनों ओमेगा उनके उनके दोनों बेटों को खा गए, ये सब कहती रहती थी। न्यूसेन का वो दोनों बेटों को खा गए। न्यूसेन का भी एक मतलब जो वेंशो था उसका और न्यूसेन उसका और उसकी पहली वाइफ से एक बेटा था। न्यूसेन भी प्रेग्नेंट हुआ था इस बीच, लेकिन वो इतना अब्यूज़ करता था कि वो बचा ही नहीं था। वो मतलब न्यूसेन का 3 बार मिसकैरेज हो चुका था और विंग का 1 बार मिसकैरेज हुआ था, और वो भी उसके बाद विंग प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाया। और न्यूसेन क्योंकि इन पर बहुत अब्यूज़ होता था, तो न्यूसेन का जो वो था वो अभी अभी 10 साल का था। मतलब बेंचिंग अब 15 साल की थी, और वो 5 साल का था वेनिंग, और जो उसका वेंसो का बेटा था वेन रोंग वो भी 10 साल का था। तो ऐसे ही वेन रोंग भी एक अल्फा था। तो वो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी के दिन बीत रहे थे। बस घर में कोई भी नहीं था, सब उन्हें नौकरों की तरह उनसे पूरे दिन घर का काम कराना, और गुस्सा आ जाए तो वेनिंग उन पर अब तो हाथ भी उठाने लगी थी। वो विंग पर भी हाथ उठा देती थी, और उस पर भी न्यूज़ैन पर भी। और वैन रॉन्ग उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। उससे तो बस अगर उसके बीच में कोई आया, अगर उसे रोका टोका, तो वो उस इंसान को बहुत मारता था। ऐसा था वो। मतलब अगर न्यूज़ैन ने उसे कुछ कह दिया कि तुम ऐसा मत करो, तो उसने न्यूज़ैन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे न्यूज़ैन को चोट भी लगी थी। क्यों? तो वो इसीलिए न्यूज़ैन भी कुछ नहीं कहते। वो बस जैसे नौकर होते हैं वो ऐसे ही काम करते रहते थे। बस वेनिंग था जो उनसे बात करता था, उनके साथ खेलता था। वो विंग को मम्मा मम्मा कहता रहता था, और न्यूज़ैन को भी लिटिल मम्मा ऐसे कहता रहता था, और वो उनके साथ रहता था। पर धीरे धीरे वेनिंग जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे भी पता चला था कि ये सब इनके साथ अच्छा नहीं करते। और वेनिंग को भी अपने घर में मतलब उससे वैन तो उससे प्यार करता था छोटे भाई की तरह, पर वेंचिंग नहीं करती थी। वेंचिंग को वेनिंग पर गुस्सा था, और वो वेनिंग को पसंद भी नहीं करती थी। तो इसी इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। अब वेनिंग जो था वो पूरे 18 साल का हो चुका था, और जो वेंचिंग थी वो 28 साल की थी। अब वैन रोहान जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, और वेंचिंग जो थी वो वहाँ की मुखिया थी। और जो वैन रोंग था वो उस अपनी मतलब क्योंकि वैन जो थी वेंचिंग वो पहले बेटे की वो थी, तो वो मुखिया थी। और वैन रोंग जैसे वैन काम करता था वो बिल्कुल वैसे गुंडा बन चुका था। तो वेनिंग जो था वो उस ग्रैंड माँ थी, वो वेनिंग से काफ़ी बहुत प्यार करती थी वो, क्योंकि वेनिंग उनका एक लौता ओमेगा था उनके घर का। तो उससे बहुत प्यार करती थी, उसे हर चीज़ की छूट थी। वेनिंग बाहर जाता था विंग और न्यूसेन के लिए खाने के लिए चीज़ लाता था। अब न्यूसेन और विंग भी 35-35 साल के हो चुके थे। तो मतलब न्यूसेन और विंग की एज 35-36 हो चुकी थी। तो ऐसे ही एक दिन वेनिंग मतलब वेंचिंग के लिए एक रिश्ता आया था, तो ओमेगा के लिए। तो तब उसने देखा वो दूसरे इलाके की मतलब दूसरे गांव की वो थी, वहाँ के मुखिया की लड़की थी। वो काफ़ी सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। तो वेंचिंग को भी वो पसंद आ गई थी। उसका नाम शिशी था, तो शिशी उसे पसंद आ गई थी। तो उसने उससे शादी कर ली थी। अब वो जो थी वो बहुत घमंडी ओमेगा थी। मतलब वो ये था कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम लोग नौकर हो। और वो विंग और न्यूसेन को टॉर्चर करती थी, उनमें मारती भी थी। और उन्हें क्योंकि उसे पता था कि ये नौकरों से बढ़कर कुछ नहीं है, उनसे सारा काम कराती थी। और सबके सामने वो अच्छी बनती थी, लेकिन जब कोई नहीं होता था तब उन पर वो टॉर्चर करती थी। तो वेनिंग को ये पता चल गया था, तो वेनिंग उसके खिलाफ़ बोल रहा था। तो वेनिंग के लिए ये था कि वेनिंग की शादी करा दो, ये सब कर रही थी वेंचिंग के कान मतलब भर रही थी। और ग्रैंड मॉम की कि वे वेनिंग की एज हो चुकी है, अब उसकी शादी करा देनी चाहिए, उसे के लिए एक अल्फ़ा देख लीजिए। तो वो कह रही थी कि उसका एक छोटा भाई है, उससे उसकी शादी करा दो, वो वेनिंग को पसंद करता है। क्योंकि जो सीसी थी उसकी उम्र लगभग 25 साल थी, मतलब वो वेंचिंग से 3 साल छोटी थी। लेकिन जो उसका जो छोटा भाई था वो 22 साल का था, जिसे वेनिंग पसंद था। पर वेनिंग को वो पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा अल्फ़ा नहीं था, वो हर ओमेगा के साथ मतलब गलत करता था, वो ऐसा था। तो वो जो थी वो मतलब
ग्रैंड मॉम मतलब ये पता ही था, पर ये था कि शादी के बाद सुधर जाएगा ये था, और इतने बड़े घर में कर रहा है तो इसीलिए ग्रैंड मॉम भी मान गई थी। लेकिन एक दिन उनके घर में बहुत सारी कारें आती हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी। वो तो देख के शौक हुई थी कि उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी। तो वहाँ से एक आता है उतर कर, मतलब एक बहुत मतलब 2 आदमी आते हैं और एक लेडी उतर कर आती है, और वो आकर देखती है उन्हें और कहती है कि क्या ये मतलब वैनिंग का घर है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो आती हैं और वो उनसे कहती है कि उन्हें अपने बेटे लैन शियांग के लिए उनके बेटे वैनिंग का रिश्ता चाहिए। तो वो देख रहे थे कि वो इतने अमीर हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो कुछ नहीं जानते थे। तो वो बात करती हैं तो वो कहते हैं कि वो यही शहर से आए हैं, वो बीजिंग से आए हैं। नहीं तो उन्हें उसके लिए मतलब वैनिंग उनके बेटे का लैन शियांग का मीट है, तो वो उससे उसकी शादी कराना चाहती हैं। वो मार्केट में मिले थे, उनका बेटा लैन शियांग वो घूमने के लिए आया हुआ था। तो वो जब इसी गांव से गुजर रहा था तो वो मेले में उसकी कार मतलब रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो वो मेले में था। तो तब वो वैनिंग से मिला था, और वैनिंग और वो मतलब वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे कि वो उनके मेट हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके मेट से ही उनकी शादी हो। तो वो देखते हैं कि कितने अमीर लोग हैं, तो वो भी मान गई थी कि हाँ वो शादी करा देंगी। तो जब वैनिंग को पता चलता है तो वो खुश हो गया था, क्योंकि वो जानता है कि वो उससे मिला था, उस सुमेगा से, उस अल्फ़ा से। तो वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा हैंडसम था और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी था, और वो जान गया था कि वो उसका मेट है। तो वैनिंग से विंग पूछता है क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हें वो पसंद है। तो वैनिंग उन्हें सब बताता है कि हाँ वो एक दिन मार्केट में गया था और वो उसके हाथों में वो बुक्स खरीद कर आ रहा था। तो तभी उससे एक अल्फ़ा टकरा गया था, और जब उसने उसे देखा था तो वो उसे पहचान गया था कि हाँ वो उसका मेट है। क्योंकि उस वक्त न तो वैनिंग अपना कॉलर लगाना भूल गया था, और उस अल्फ़ा ने भी अपना कॉलर नहीं लगाया हुआ था। तो उन दोनों को जैसे ही अपने एक दूसरे की सेंट फील हुई तो वो पहचान गए कि ये एक दूसरे के मेट हैं। और वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था उसकी। उस अल्फ़ा ने उसके घर का पता पूछा था तो उसने बता दिया था। तो ऐसे ही फिर वैनिंग की शादी लैंसियांग से हो जाती है, और फिर वैनिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वैनिंग 1-2 बार उनसे मिलने भी आया था, तो फिर वो वहाँ चला गया था। 2 साल से वो मिलने नहीं आया था, और धीरे धीरे विंग की और न्यूसेन की उम्र 40 हो गई थी। अब वो घर के पूरे काम करते थे, और काफ़ी मतलब अब इतना काम करते थे, कमज़ोरी उनके शरीर में बहुत ज़्यादा रहती थी। ऐसे ही एक दिन रात का टाइम था, घर पर कोई नहीं था, क्योंकि वैनचिंग जो थी वो किसी अपने मतलब मुखिया के काम से ही बाहर गई हुई थी, और जो वो थी वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी। उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उसकी फ्रेंड की, तो वो वहाँ गई हुई थी मैडम वैन। तो जब घर में कोई भी नहीं था, कोई सर्वेंट भी नहीं थे, आज वो शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग और न्यूसेन तो अपना काम करके चले गए थे अपने अपने रूम में। लेकिन विंग को उसे मतलब रात का टाइम था, तो उसे एकदम से रात में प्यास लगी, तो उसने देखा पानी नहीं है, तो वो पानी लेने गया था। तो वो जब गया तो उसने देखा कि कोई नहीं है, सर्वेंट भी मतलब ऐसा होता ना कि एक आधा सर्वेंट वहाँ पर रहता ही था, क्योंकि जब तक वेंचिंग जो थी वो रात में वापस आती, वो नहीं आती, तो वहाँ पर रुकता ही। तो जब उसने देखा कोई नहीं है तो उसने पानी पिया, और वो जा ही रहा था, तभी उसे वैन रॉन्ग के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो उसने सोचा कि कहीं कोई चोर तो नहीं हो गया, लेकिन कैसे आवाज़ें, तो वो डर गया था। तो वो तभी न्यूसेन के पास गया और उसे उठाया। तो न्यूसेन उठा और उसने कहा कि क्या हुआ। तो न्यूसेन ने विंग ने कहा कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्या हमें देखना चाहिए कौन है वैन रॉन्ग के कमरे में। क्योंकि उन्हें पता था कि वैन रॉन्ग भी यहाँ नहीं है, बस वो ओमेगा है, मतलब उन शेसी है और कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ चलो। तो वो जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं वो वैन रॉन्ग का कमरे का दरवाज़ा ओपन ही था, और लाइट मतलब उस टाइम पर बिजली का वो हो गया था कि हाँ लाइट थी, पर लाइट हल्की लाइट जल रही थी, ज़्यादा रोशनी नहीं हो रही थी। तो वो देखकर जैसे कमरे में देखते हैं, वो न्यूसेन तो आगे जाने वाला था, विंग ने एकदम से उसके हाथ पकड़ लिया था। और न्यूसेन और विंग जैसे ही देखते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वैन रॉन्ग और सीसी एक दूसरे के साथ वो फिजिकल हो रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ थे वे। तो वो शॉक हो गए थे, और वो जैसे देखते हैं तो न्यूसेन की एकदम से वो हल्की सी आवाज़ आई, क्या ऐसे कि क्या क्या हो रहा है। तो वो वैन रॉन्ग और जैसे इसे देखते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पे वो दोनों खड़े हैं। तो वो दोनों डर जाते हैं, और वैन रॉन्ग जैसे देखता हो तो एकदम उसे गुस्से में आ जाता है। वो तभी विंग और वैनिंग वहाँ से हटते हैं, और वो विंग और न्यूसेन में तो दोनों डर गए थे। वो वहाँ से एकदम से विंग कहता है कि न्यूसेन चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। वो जा रहे थे, तो वो तभी
वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है और वो कहता है, वो उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो, रुको तुम, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और तुमने क्या देखा, तुम क्या सोचते हो, अब तुम ये सब देखने के बाद बच जाओगे, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो सोच रहा था कि क्या तुम्हारे काम में क्या मैं तुम्हारे काम में टांग रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो चैन से रहा नहीं जाता, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और वो गाँव जो था वो जंगल साइड एरिया में था, तो वहाँ से विंग और न्यूज़ैंड भागने लगते हैं और वो दोनों भाग ही रहे थे। वो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर थे, ज़्यादा भाग नहीं सकते थे, और वो एक अल्फा था और ये ओमेगास थे, तो फिर भी वो जल्दी जल्दी भाग रहे थे। तो इतने ही वो आ रहे थे, वो जंगल में आ गए थे, वो समझ पा रहे थे कि उनके पीछे वेनरोंग आ रहा है, क्योंकि वो बोलता आ रहा था कि रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करता आ रहा था। तो वो जंगल साइड में जब जाते हैं तो वो न्यूज़ैंड और विंग उन्हें पता था कि वो बच नहीं सकते, तो इसीलिए वो एक पेड़ में के साइड में छुप जाते हैं। तब वे रो रहे थे कि उनकी किस्मत कहाँ से उन्हें कहाँ ले आई है, आखिर उनकी गलती क्या थी। वो बहुत रो रहा था। तब विंग ने कहा था कि हाँ, काश ये सब ना होता, काश हम ऐसी जगह होते जहाँ हम अपने मेट के पास होते, क्योंकि वो दोनों सोचते थे कि अगर उनकी शादी उनकी मेट से होती तो उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, क्योंकि वो देखते थे कि जो जो मेट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वो दोनों यही सोचते थे। पर तभी वेनरोंग ने उन्हें ढूंढ लिया था, तो और वो वहाँ से खाई से गिर गए थे। तब विंग यही सोच रहा था कि न्यूज़ैंड, काश हम दोनों हमारी मेट के साथ होते और हम अपने मेट से शादी कर पाते, हम ओमेगास को भी अपना काम करने का, मतलब अल्फा के जितना बराबर हक होता। और यही सब होकर बस वो गिर गए थे। यहाँ अब ये फ्लैग देखते हैं, बाहर आ चुके हैं, तो नहीं, लैंसी चैन तो सुनकर सब कुछ शॉक हो गए थे कि ये सब क्या था, मतलब। तो लैंसी चैन तो कुछ सोच नहीं पाते, वो कहते क्या क्या कह रहे हैं ये। तो विंग कहता है कि हाँ, यही सब सच है, हमारी लाइफ में यही हुआ है। अब मैं नहीं जानता कि हम वहाँ से गए थे तो हम ये कैसे हुआ, हम फिर से अपनी उस एज में आ गए थे, हम उस एज हम अब मेरी एज वही है जैसे शादी से पहले मैं था, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, और मेरी एज मैं उतना ही छोटा लग रहा हूँ तो न्यूज़ैंड को भी जब मैंने पहली बार देखा था तो वो इतना छोटा ही था। तो लैंसी चैन ने कहा, क्या ये सच। तो वो विंग कहता है कि हाँ, हम सच कह रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं, और आपको यकीन नहीं होता तो हम बता रहे हैं, वो किसान गाँव है, आप चाहें तो वहाँ आप पुराना पता लगा सकते हैं, इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन है तो पुराना, आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि 40 साल उस पहले उस घर में क्या हुआ था। तो वो शॉक हो गए थे, वो कह रहे थे कि अभी मुझे, मतलब वो कह रहे थे कि वो कुछ देर बाद में बात करेंगे। वो वहाँ से चले गए थे, मतलब लैंसी चैन अपने रूम से ही बाहर चले गए थे, वो टेरेस पे चले गए थे, और वो यही सब सोच रहे थे। पर न्यूज़ैंड विंग को देख रहा था और कह रहा था कि क्या लैंसी चैन अब उससे शादी नहीं करेंगे। तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अभी उन्हें पता लगा है, तो उन्हें थोड़ा ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है तुम फिक्र मत करो। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने जाना है इस टाइम के बारे में, तो अभी ये नहीं है कि तुम ओमेगा हो तुम अल्फ़ा हो, ये कुछ नहीं है। अब सब बराबर के वो हैं, जो काम ओमेगा को भी काम कर सकते हैं, उनके भी वही रिस्पेक्ट है, तो हम काम करके हम रह लेंगे, तुम फिक्र मत करो तो यही कह रहे थे। तो फिर विंग कहता है कि तुम जाओ, तो न्यूज़ैंड कहता है कि ठीक है। तो न्यूज़ैंड और विंग वो जाते हैं अपने रूम, मतलब वो जा रहे थे, तो विंग कहता है कि मैं किचन में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पीना है। तो न्यूज़ैंड कहता है ओके, और न्यूज़ैंड अपने रूम में चले जाते हैं और विंग किचन में था। तो विंग अपने नाइट सूट में था, क्योंकि रात का टाइम था और अब काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो वो उसमें था, तो तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, कोई उसके क्लोज आ रहा है। तो वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है लैन वांग जी, लेकिन लैन वांग जी कुछ अलग लग रहा था। उसकी उसकी आइज़ बिल्कुल गोल्डन थी। हाँ, उसकी आइज़ पहले गोल्डन तो है, लेकिन इतनी नहीं, आप तो बिल्कुल गोल्डन में शाइन कर रही है। अब उसकी आइज़ नॉर्मल नहीं है। वो समझ गया था कि ये अल्फ़ा के कंट्रोल में है, तो और उसकी सेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो समझ गया था कि ये ज़रूर रट में है। लेकिन जैसे ही उसे कुछ समझ आता है, मतलब वो एकदम से शॉक होकर लान वांग जी की ओर देखने लगता है, और उसकी खुद की आइज़ भी सिल्वर कलर में शाइन करने लगती हैं, और वो शॉक होते हुए उसके मुंह से निकलता है मेट, और वांग जी के मुंह से भी निकलता है मेट, और वो वांग जी मेट कह कर विंग की ओर बढ़ रहा था, और विंग तो वहीं बिल्कुल फ्रीज हो गया था, वो तो हिल ही नहीं पा रहा था। वो जैसे ही वांग जी उसके क्लोज आने लगता है, तो विंग
कसा जैसे वो मतलब जैसे गिरने वाला था, तो वांग जी एकदम से उसकी कमर पे हाथ रखता है और उसे अपनी और क्लोज खींच लेता है और वो उसे देखता है। तो वो कुछ कह नहीं पाता, इतने में ही लान वांग जी जो था वो विंग की जो था वो उसे किस करने लगता है। तो विंग को जो वो किस करने लगता है, लेकिन विंग जो था वो उसे दूर कर रहा था अपने आप से। वो उसे अपने क्लोज आने मतलब वो अल्फ़ा, हाँ वो जान चुका है कि उसका मेट है, लेकिन वो ये भी तो जानता है कि मतलब ये रट में है, तो इसीलिए और उनकी शादी थोड़ा ना हो चुकी है कि वो ये सब कर सकते हैं। तो उसे छुड़ा रहा था अपने आप को, लेकिन जैसे वो छुड़ा रहा था वांग जी के अल्फ़ा को उसे बहुत गुस्सा आया था। वो ग्रोल कर रहा था और वो उसे और भी ज़्यादा टाइट कसे जा रहा था और वो वहीं फ्रीज के ऊपर उसे पिन करके उसे किस किए ही जा रहा था। वो उसके लिप्स पर बाइट भी कर रहा था क्योंकि विंग अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था और वो उसे ज़बरदस्ती उसके माउथ पे जैसे उसके लिप्स पर जैसे वो बाइट करता है, तो विंग जो था वो मतलब वो चीख पड़ता है एकदम से, और पर उसकी चीख ज़्यादा ज़ोर से निकल नहीं पाती और वांग जी जो था वो अपनी टंग बीइंग के माउथ में इंसाइट कर देता है और वो उसे उसके माउथ को स्क्रॉल करने लगता है। और वो स्क्रॉल कर रहा था, वो उसके लिप्स को बस सक किए जा रहा था और बाइट कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर विंग को किस किए जा रहा था। विंग को तो कुछ समझ में नहीं आता एकदम से हो क्या गया। और बस यहीं पर हमारा पार्ट ख़त्म होता है। तो गाइस फिर कल मिलते हैं कि आगे क्या होता है, कि वांग जी और विंग भी मेट है और अब वांग जी का तो एक बेबी है, तो क्या विंग उससे शादी करेगा या नहीं करेगा, और विंग इस बात को कैसे लेगा, और आखिर विंग टाइम में आगे कैसे आ गया, वो अपनी 17 की एज में वो आगे कैसे आ गया। और आखिर वहाँ वांग जी को जब पता चलेगा कि ये उसका मेट है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं और वो रट में भी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। बाय बाय।